कैसे हैं आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोगों ने मेंस और प्री दोनों के लिए जनवरी 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक करंट अफेयर लाने की कोशिश की है। खासकर जो है बिहार स्पेशल है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बात बताने वाला था कि अभी क्या करूँगा, मैं इसको कोशिश करूँगा कि मैं 2 भागों में बांटूँ। देखिए क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ ये है कि पीएम मोदी और नेपाल पीएम शर्मा ओली इनॉग्रेटेड सेकेंड इनकॉर्पोरेटेड टेस्ट आउटपोस्ट जोगबानी और विराटनगर। तो टाइटल है ये है, लेकिन टाइटल में देखता हूँ ये 21 जनवरी की बात है। पीएम मोदी नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली आज से जो है यानी मैं बात करूँ 21 जनवरी 2020 की, तो उस समय ऐसा जो है संयुक्त रूप से उन्होंने मीटिंग किया था एकीकृत चेक पोस्ट के उद्घाटन को लेकर। तो हुआ क्या था उस समय, ये ध्यान दीजिएगा, मंगलवार का दिन था, है ना, 21 जनवरी था, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संयुक्त रूप से चेक पोस्ट परियोजना का उन्होंने उद्घाटन किया, दोनों ने मिलकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष केपी शर्मा ओली मंगलवार को जोगबानी विराटनगर में दूसरी एकीकृत निगरानी चौकी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया था, जिसका निर्माण व्यापार और लोगों की आवाजाही, है ना, की सुगमता के लिए भारत की सहायता से किया गया था। जोगबानी विराटनगर मैंने बोल दिया। और इसमें कहा गया था कि भारत ने गोरखा और नीवा काटी जिलों में 50,000 घरों के निर्माण की प्रतिबद्धता जो है व्यक्त की थी, जिसमें से 45,000 घर पूरे कर लिए गए हैं, है ना। तो उसमें जो प्राइम मिनिस्टर पीओमे का जो ट्वीट था उस समय भी आया था कि दोनों प्रधानमंत्री नेपाल में भारत की सहायता से भूकंप के बाद बनाए गए घरों के निर्माण की प्रगति को देखेंगे, ऐसे न्यूज़ आई थी। तो ये सारी थी। हालांकि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है पे बात करने वाला था, आप यहाँ पे देख सकते हैं जोगबानी को लेकर, यहाँ पे विराटनगर आईसीपी को लेकर भी यहाँ चर्चा किया गया है। और यहाँ पे कुछ चीज़ों पे भी बातें की गई थी, है ना, उन बातों पे भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट है ये कितने का प्रोजेक्ट है, ये 250 एकड़ में जो है प्रोजेक्ट पूरा जो है फैला हुआ था, जो कि 140 करोड़ का ये टोटल इसका वर्थ था। और ये 500 ट्रक को जो है आवाजाही को जो है ये क्या कर सकता था, ट्रक्स को डेली बेसिस पे आवाजाही को ये एक बोल सकते हैं कि उसको प्ले कर सकता था, है ना, उसके लायक था। तो अगला हमारा जो इसमें है कि इससे पहले भी आईसीपी डेवलप हो चुका था, बात समझिए यहाँ पे। और उसमें पीएम मोदी ने कहा भी था कि नेबरहुड फर्स्ट हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है ना। और हमारे संबंध सिर्फ पड़ोसी जैसे नहीं है, इतिहास और भूगोल ने हमें प्राकृतिक भाषा परिवार और न जाने कितने धागों से जोड़ा, ये नेपाल को लेकर उन्होंने बोला था। तो उस समय देखिए क्या था कि बीरगंज और विराट में आईसीपी तो बन गया था, है ना, लेकिन रक्सौल और जोगबनी से में पहले से ही सुविधा उपलब्ध है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा, रक्सौल और जोगबनी में पहले से ये जो है सुविधा उपलब्ध था। तो यहाँ पे बात जो कही जा रही है कि उन्होंने उस समय पीएम मोदी ने भी कहा था कि आने वाले वर्षों में कैसी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। हालांकि जो उन्होंने जो नेपाल के पीएम थे उन्होंने ये बोला भी था भूकंप का जिक्र करते हुए कि 2015 का जो भूकंप एक दर्दनाक हादसा था, आपको याद भी होगा उस समय भूकंप भी आया था 2015 में, तो उसी का यहाँ पर मेंशन किया गया है ना। तो जो भूकंप आया था एक दर्दनाक हादसा था, उसका उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने बोला भी था। और इसी कारण से भारत ने जो है हम जो है इसके पीएम मोदी ने भी कहा था कि भारत नेपाल सहयोग के तहत 50,000 में से 45,000 घरों का निर्माण हो चुका है। और इसमें आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बोली गई थी। तो ये चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया। गोरखा और नुमा काट को भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। अगली जो है हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ इट्स ब्रीड टर्टल, ध्यान दीजिएगा, रिहैब सेंटर कम्स अपबीट इन बिहार। यानी इसका अगर हिंदी किया जाए तो क्या होगा, यानी पहला अपनी तरह का कछुआ पुनर्वसन केंद्र बिहार में आ गया है, आया है। तो इस तरीके के इसको हम लोग इसका टाइटल का नाम देंगे, है ना। तो देखिए उस महीने में, यानी जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, 3 जनवरी की घटना है, शुक्रवार दिन था। तो उस महीने का उद्घाटन करने के लिए केंद्र में घायल और बीमार कछुओं के तस्कर से बचाया गया था, तस्करों से, ट्रैफिकिंग से, है ना, टर्टल ट्रैफिकिंग जिसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ क्या आई थी, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। जनवरी 2020 में बिहार के भागलपुर वन प्रभाग में मीठे पानी के कछुए की तरह अपनी तरह का पहला पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया था। और आधा हेक्टेयर में फैला यह पुनर्वसन केंद्र एक समय में 500 कछुओं का आश्रय देने में सक्षम, ऐसा बोला गया था कि सक्षम होगा, है ना। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान देंगे। और ये स्मगल्ड किया जा रहा था। और इसके बाद हम लोग आगे चल के इसकी जानकारी लेते हैं।
तो वन विभाग के हालांकि अधिकारियों ने बोला भी था कि बचाव दल द्वारा तस्करों से बचाए जाने के दौरान कछुए गंभीर रूप से घायल, यहाँ पे देख सकते हैं घायल और बीमार पाए जाने के बाद इस तरह के केंद्र के निर्माण की आवश्यकता महसूस हुई है ना। अब यहाँ पे देखना है कि कुछ हमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करना है। देखिए, कुछ अधिकारियों ने बोला भी था कि पहले हम नदियों में छोड़े गए कछुओं पर नजर रखने में सक्षम नहीं थे, लेकिन अब उनके प्राकृतिक आवास में छोड़े जाने से पहले उनकी उचित निगरानी की जाएगी। ये प्रभागीय वन अधिकारी ने ऐसा बोला था। देखिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको एग्जाम में कुछ लिखना हो, कोटेशन देना हो, तो आप वहाँ पर देंगे ना कि किसने ऐसा स्टेटमेंट दिया था, इसलिए आपके लिए जरूरी है। तो पूर्वी बिहार कछुओं और पर्यावरणविदों और मंदार नेचर क्लब के संस्थापक जो थे, उनके लिए एक प्रजनन स्थल रहा है ये। लेकिन अभी क्या है, ध्यान देना है कि पूर्वी बिहार में पाए जाने वाले कछुओं का आकार अच्छा है और 15 किलोग्राम वजन का कछुआ यहाँ पाया जा सकता है, ऐसा भी इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा ऐसा बोला गया है। तो पर्यावरणविदों के अनुसार कछुए मृत कार्बनिक पदार्थों और रोगग्रस्त मछलियों को काटकर मछली की आबादी को शिकारियों के रूप में नियंत्रित करने और जलीय पौधों और मातम को नियंत्रित करके नदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें स्वस्थ जलीय पारिस्थितिक प्रणालियों के संकेतक के रूप में भी वर्णित किया गया है। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। हालांकि ये प्रजातियां बांधों, बैराज, प्रदूषण, अवैध शिकार, मछली पकड़ने के जालों के माध्यम से दुर्घटनावश डूबने और अपने घोंसले के शिकार के खतरों के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त होने, निवास और विखंडन के कारण गंभीर खतरों से गुजर रही हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेटमेंट ये बोला गया था। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। लेकिन ट्रैफिक इंडिया द्वारा किया गया एक हालिया अध्ययन के अनुसार ऐसा भी बोला गया है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है, उनके द्वारा एक किया गया था, उसके अनुसार ये बोला गया था कि भारत में हर साल लगभग 11,000 कछुओं की तस्करी होती है। यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, अच्छे से आपको नज़र नहीं आ रही है। और पिछले 10 वर्षों में ध्यान देंगे 1,10,000 कछुओं का कारोबार किया गया है। ये भी ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था, है ना। अब देखिए, पटना के बारे में, बिहार के बारे में, कैपिटल पटना है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है, फागू चौहान है। अब नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क है। यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी डिटेल्स मैंने डाल दी थी, इससे संबंधित हो सकता है एग्जाम में पूछे जाए, है ना। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ पे पॉइंट भी देंगे। और हाँ, एक चीज़ और मैं कुछ पॉइंट बताना चाह रहा था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट था, जो आपको समझना भी है, मैंने इन दोनों के बारे में बता दिया। जो इन दोनों का रिपोर्ट था NMCH और WII का, यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, है ना। तो ये चीज़ हम लोगों ने इसके बारे में देखा। अगला है एक्स MP ऑफ इंडिया फर्स्ट लोकसभा बहादुर सिंह नो लॉन्गर विथ अस एट 94 इन बिहार। ये ध्यान देंगे, है ना। तो ये भी बहुत ज़रूरी है और इस बारे में जानते हैं। पहली लोकसभा के सांसद और बिहार डुमराव राज के अंतिम महाराज कमल बहादुर सिंह की डेथ हुई थी इस महीने में। ये थोड़ा ध्यान देंगे। मैं 5 जनवरी की बात कर रहा हूँ, संडे का दिन था, है ना। ये चीज़ ध्यान देंगे। तो देश की पहली लोकसभा के संसद सदस्य और बिहार के डुमराव राज के अंतिम महाराज कमल बहादुर सिंह का निधन हो गया था उस दिन, और 93 साल के थे। तो अभी क्या है कि एक चीज़ और इनके बारे में यहाँ पे बोला जाता है, यहाँ पे मैंने इनके बारे में बता दिया। और इनकी जो ड्यू टू ओल्ड एज एलिमेंट्स के कारण इनकी जो है मृत्यु हुई थी। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो अभी क्या है कि इनका जो है, कमल बहादुर सिंह भारत की पहली लोकसभा के एकमात्र जीवित सांसद सदस्य थे। ये बहुत ही सुनने में अजीब लगता है ना कि ये पहले ऐसे थे जो अभी तक जीवित थे। अच्छा, दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात समझनी है हमें, वो ये समझनी है कि कमल सिंह आज़ादी के पहले चुनाव में सहरसा बाद से संसद निर्वाचित हुए थे। साल 1957 में दूसरे आम चुनाव में बक्सर संसदीय क्षेत्र अस्तित्व में आया। तो एक चीज़ और बोला जाता है कि कमल सिंह का स्वतंत्रता आंदोलन के बाद शाहाबाद में शिक्षा और सामाजिक विकास में अहम योगदान रहा था, है ना। तो ये तो हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा, तो हम लोगों ने इनके बारे में डिस्कस किया, शाहाबाद सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि इनकी जो कैंडिडेंसी थी, यानी इन्होंने जो चुनाव लड़ी थी वो बक्सर से लड़ी थी, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। और इन्होंने जो है लोकसभा इलेक्शन, जो सेकंड लोकसभा इलेक्शन 1957 में हुआ था, उसमें भी इनको जीत मिला था। और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में इन्होंने जो है अपने आप को खड़ा किया था और इन्होंने चुनाव लड़ा था। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अगला हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। एक्स बिहार मिनिस्टर इन एडिशन टू RJD MLA अब्दुल गफूर डेड एट 60, है ना। इनके बारे में थोड़ी जानते हैं। तो पूर्व मंत्री और RJD विधायक अब्दुल गफूर का निधन हुआ है। CM नीतीश से लालू तक ने जताया शोक, ऐसा न्यूज़ भी आया था, और ये 28 जनवरी 2020 की है। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान देंगे।
अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और विधायक और पूर्व मंत्री अब्दुल गफूर का अचानक निधन हो गया था उस दिन, और इनकी मौत से आरजेडी को बड़ा झटका लगा था। जाहिर सी बात है, इनके बहुत कदावर नेता भी थे वो। तो ये मंगलवार को हुई थी इनकी डेथ, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे आपको समझना है कि इनके बारे में ऐसा बोला भी जाता है कि ये गफूर जो है महिषी कॉन्स्टिट्यूंसी बिहार की जो है उसको रिप्रेजेंट करते थे। इन्होंने 4 बार वहाँ से जीत हासिल की थी, 1995, 2000, 2010 और 2015 में। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। इनका जन्म हुआ था 5 मई 1959 को सहरसा डिस्ट्रिक्ट बिहार में। 60 के एज में इनकी डेथ हो गई है, और लिवर एलिमेंट यानी जो है लिवर की बीमारी के कारण इनकी डेथ हुई थी, ये ध्यान देंगे आप। और ये फॉर्मर यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर भी थे बिहार के नीतीश कुमार के गवर्नमेंट में, है ना। और गफूर ने चेयरमैन ऑफ बिहार यानी स्टेट हज कमेटी जो होती है ना, स्टेट हज कमेटी जो 2003 और 2006 के बीच में जो बनी थी, उसके चेयरमैन भी रह चुके थे। तो ये था हमारा जनवरी का करंट अफेयर जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताना था कि जो इसका हिंदी पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगा। बिना बेहिचक आप इसकी तैयारी करें, और आपको हिंदी का पीडीएफ भी टेलीग्राम या फिर सीआईए के वेबसाइट पे मिल जाएगा, है ना। तो अगला हम लोग चलिए बढ़ते हैं, बिहार करंट अफेयर फरवरी 2020 के बारे में डिस्कस करते हैं। बिहार गवर्नमेंट इंस्टिगेट्स प्यार का पौधा क्रुसेड टू फॉल द लिव आउट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, है ना। तो ऐसी न्यूज़ आई थी, तो इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखिए, पहले तो ये समझना है कि बिहार सरकार ने ये 18 फरवरी की बात है, बिहार सरकार ने राज्य को हरा भरा बनाने के लिए प्यार का पौधा अभियान उन्होंने आरंभ किया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है। देखिए, हुआ क्या था, 14 फरवरी 2020 की बात है। जो बिहार के स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट है और फॉरेस्ट है, जो पटना में उनके ऑफिस भी है, जाहिर सी बात है, तो उन्होंने प्यार का पौधा यानी प्लांट ऑफ लव उन्होंने लॉन्च किया था जल जीवन हरियाली के कैंपेन के अंदर। उनका एम क्या था कि प्रमोट प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन द स्टेट, यानी जितना हो सके पेड़ लगाइए। पेड़ लगाने की प्रथा को उन्होंने एक प्रमोट किया था। अब एक चीज़ और इनके बारे में समझना है कि बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा, मैंने बोला भी कि शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत पर्यावरण विभाग ने राज्य के नागरिकों से अपने करीबी लोगों को प्यार का पौधा भेंट करने और इसकी देखभाल करने का अनुरोध किया था। इसका अभियान और यह अभियान बिहार को हरा भरा बनाने की दिशा में उठाया गया छोटा मगर अहम कदम था। तो उपरोक्त जो है समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं, मैं बार बार बता चुका हूं, पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था पिछले टॉपिक में। कैपिटल पटना है, गवर्नर फागू चौहान, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में कौन सा, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कनवर झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कुशेश्वर आस्थान बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नागी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान देंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं बिहार में। अच्छा, अगला जो है, बिहार फर्स्ट इंडिया स्टेट टू एस्पाउस रिजोल्यूशन एडजस्टिंग टू एनआरसी इन एडिशन टू पुट इनटू सर्विस एनपीआर। ये ध्यान देंगे, बिहार में नहीं लागू होगा एनआरसी, एनपीआर भी पुराने प्रारूप में विधानसभा में प्रस्ताव पारित, ऐसा जो है न्यूज़ आया था। ध्यान देंगे, 25 फरवरी मंगलवार के दिन का ये न्यूज़ है। ऐसा क्यों है भाई? देखिए, बिहार में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी लागू नहीं होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को भी 2010 के पुराने प्रारूप के अनुरूप ही लागू किया जाएगा। तो बिहार विधानसभा में मंगलवार को यह जो है, यानी उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 25 फरवरी को मंगलवार उस दिन था, वह प्रस्ताव पारित किया गया था। तो नीतीश पहले ही इस संबंध में सरकार का पक्ष स्पष्ट कर चुके थे। तो बिहार विधानसभा में राज्य के जो मुख्यमंत्री थे, यहाँ तक मैंने डिस्कस कर लिया। तो राज्य के जो यहाँ पे ध्यान देना कि बिहार विधानसभा में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि प्रदेश सरकार ने केंद्र को एनपीआर के फॉर्म में विवादित खंड को हटाने का निवेदन किया है। तो बिहार में भाजपा के समर्थन वाली जदयू सरकार भी, आप थोड़ा ध्यान देंगे, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसके पहले नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामे भी हुआ था। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे काला कानून बताया था। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। हालांकि विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया था कि राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा है और एनपीआर के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2010 में अंकित श्रेणियों से संबंधित सूचना ही प्राप्त की जाए, जिससे लोगों को कठिनाई न हो। ये सारी चीज़ें थी। हालांकि पश्चिम बंगाल ने पिछले साल ही, अगर मैं बात करूं, एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। इसके अलावा केरल, पंजाब और राजस्थान भी सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। ये ध्यान देंगे आप।
तो फिर वही चीज़। अच्छा, यहाँ पे यूनेस्को हेरिटेज साइट कौन कौन सा है? नालंदा भी जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स साइट बोध गया, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगली जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, बिहार टू गेट अ होल्ड नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन इन एडिशन टू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंक्ड इन गुजरात। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट था और ये छाया भी था जिस समय ये आया था न्यूज़। तो बिहार में आने के लिए बर्ड रिंगिंग स्टेशन 17 फरवरी की जो है न्यूज़ है, ध्यान देंगे। बर्ड रिंगिंग स्टेशन गुजरात में समझौता ज्ञापन पास हुआ है, ये चीज़ ध्यान देंगे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? समझौता ज्ञापन। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखिए, मैं कोई टॉपिक बड़ा एलेबोरेटली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बड़े डिटेल से, क्योंकि आपके लिए जरूरी है। एग्जाम में आपको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे जब तक आप समझेंगे नहीं। तो बिहार एक पक्षी रिंगिंग स्टेशन, बिहार में एक जो है पक्षी रिंगिंग स्टेशन बनाने की जो है कवायद शुरू हुई है और उसके लिए कुछ चीज़ें की जा रही है। तो जो अवलोकन और निगरानी के लिए समर्पित है, यहाँ पे एक है। और प्रवासी पक्षियों पर शोध, देश में इस तरह की चौथी सुविधा और किसी राज्य के समर्थन से स्थापित की जाने वाली पहली सुविधा जो है यहाँ पे हुई है। तो ऐसा एक जो बोला गया था, जो बिहार सरकार के एक बहुत बड़े अधिकारी के द्वारा ऐसा बोला गया था। हालांकि एक पर्यावरण और वन के जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्यावरण, यानी हम बोल सकते हैं पर्यावरण और वन विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं, उनके द्वारा भी बोला गया था कि बिहार सरकार और बॉम्बे के प्रतिनिधियों द्वारा एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया है। पर देखिए यहाँ पे जो समझने वाली जो बात है, ऐसा आपको समझना भी है कि यहाँ पे 17 फरवरी बिहार जो है, 17 फरवरी से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि बिहार बर्ड रिंगिंग स्टेशन के मामले में ये चौथा स्टेशन बन गया है। किसके बाद? तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा और भुवनेश्वर। और देखिए कहाँ का सिटी का भी नाम लिख दिया है ना। और ये कहाँ पे होगा? भागलपुर बिहार में, है ना, जो कि गंगा से लोकेटेड होगा। और ये फेवरेट डेस्टिनेशन जो भी है ये माना जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स का। अब अबाउट MOU के बारे में जानिए। ये द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज एक्सचेंज बिटवीन दीपक कुमार सिंह, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है बिहार गवर्नमेंट को, उनके दीपक कुमार सिंह, और यहाँ पे समझना है आपको कि मैंने बताया भी था कि तो ये सारी चीज़ें बोली गई थी। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ बिहार गवर्नमेंट के जो कि दीपक कुमार सिंह हैं, और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जिनके डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से संबंधित है, उन दोनों के साथ मिलकर इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जो है एक्सचेंज किया था, जो है आदान प्रदान किया था, जो कि CK मिश्रा के प्रेजेंस में हुआ था। और CK मिश्रा कौन है? सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी, उनके सामने ये हुई थी। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है कि द MOU वाज साइंड ऑन द ओकेजन ऑफ CMS COP3, यानी CMS आप ध्यान दीजिएगा, CMS COP13 के बीच में हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये CMS COP क्या है? देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से बोला जाता है COP को। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है CMS के अंदर आती है, आप ये ध्यान दीजिएगा। और ये जो 13 जो UN कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पाइसेस, यानी CMS की फुल फॉर्म होती है, ये जो है गांधीनगर में आयोजित किया गया था 24 फरवरी 2020 को, ये ध्यान रखेंगे आप। तो अभी क्या हुआ था कि मैंने अभी बता भी दिया, 130 कंट्री जो कि उसमें डेलीगेट्स जो है पार्टिसिपेट किए थे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, ये 5 साल के लिए वैलिड था, जो कि स्टेट गवर्नमेंट जो है द MOU वुड बी वैलिड फॉर 5 ईयर इनवेस्ट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार विल स्पेंड, जिसमें बिहार गवर्नमेंट जो है कितना पैसा इसमें स्पेंड करेगा? 5 करोड़। किसके लिए? न्यू बर्ड रिंगिंग स्टेशन के लिए, जहाँ मैंने बताया। तो इसमें बिहार में माइग्रेटरी बर्ड ऑल्सो जो है बड़ी मात्रा में जो है स्पॉट किए गए थे और स्पॉट किए जाते रहे हैं, है ना, काफ़ी दिनों से। और वो जगह कौन सा है? जमुई, बेगूसराय, दरभंगा, वैशाली, है ना। और जो पहली बर्ड रिंगिंग स्टेशन ऑफ कंट्री कहाँ पे है? जो कि स्टेट गवर्नमेंट के। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि सबसे पहली जो है, ऐसा बोला भी जाता है, जो सबसे पहली कहाँ पे थी? दिस विल बी द फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन इन आवर कंट्री टू बी सेट अप विद द सपोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एंड इट इज वन ऑफ अमंग द ओनली 3 ब्रीडिंग places of greater adjacent across the world, the other 2 being in the Assam and Cambodia। असम और कंबोडिया में भी है, लेकिन इंडिया में पहला ऐसा बर्ड रिंगिंग स्टेशन होगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट और 3 जो है ब्रीडिंग प्लेसेस के साथ मिलकर स्थापित की जाएगी। ये चीज़ ध्यान देना है। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर वही बार बार बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी डिटेल ऑलरेडी आपको दी जा चुकी है ना। चलिए अगला हम लोग समझते हैं
तो ये तो हम लोगों ने देखा। अगला जो है एनटीपीसी और सीपीसीबी ने 6 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अच्छा, एक चीज़ और है कि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि 26 फरवरी 2020 की बात है, राज्य रन बिजली विशाल यानी एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए 7 समझौता ज्ञापन जैसे बोल सकते हैं, और सीपीसीबी स्थापना और के कमीशन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो कि मॉनिटरिंग स्टेशन सतत परिवेश वायु गुणवत्ता, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CAA QMS, आप देख सकते हैं यहाँ पे CAA और QMS, है ना। तो इन स्टेशनों से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग संबंधित शहरों के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक मूल्यांकन के लिए इनपुट के रूप में किया जाएगा। तो MOU पर यानी समझौता जो ज्ञापन है उस पर प्रशांत गर्गवा, जो कि CPCB के सदस्य सचिव हैं, मेंबर ऑफ सेक्रेटरी हैं, और रवि B बाबू जो कि महाप्रबंधक है कॉर्पोरेट पर्यावरण प्रबंधन के, और NTPC ने हस्ताक्षर किया इसको लेकर। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा, लेकिन प्रमुख बिंदु आपको समझना है कि यहाँ पे जो समझने वाली बात है, देखिए एनटीपीसी 6 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 25 CAA QMS की स्थापना के लिए 80 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। वहीं पे 6 राज्य जहां पे CAA QMS जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में, रांची झारखंड, पटना बिहार, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद सभी उत्तर प्रदेश में, जो कि मैंने अभी जो कुछ जगहों का नाम लिया, तो पिपरी चिंचड़वाड़ महाराष्ट्र में, मदुरै में स्थापित किए जाएंगे, जो कि मदुरै तमिलनाडु में है। ये ध्यान देंगे आप क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अगला जो यहाँ पे समझना है कि 3 UT जो कि CAA QMS जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो कि पोर्ट ब्लेयर और दादर और नागर हवेली, जो कि सिलवासा और दमन और दीव दमन में भी स्थापित किए जाएंगे। तो एनटीपीसी ने म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को उच्च सकल कैलोरी मान, जिसको GC भी बोलते हैं, ईंधन में परिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकों को भी लागू किया, जिससे दिल्ली NCR में अपने दादरी प्लांट में पारंपरिक बॉयलरों में सह फायर किया जा सकता है। एनटीपीसी ने विंध्याचल में अपनी पहली FGD इकाई शुरू की है और अपने सभी बिजली संयंत्रों में इस पर्यावरण के अनुकूल तकनीक को लागू करने की प्रक्रिया में है। तो एक क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बच्चों के माइंड में चल भी रहा होगा कि भाई ये CAA QMS क्या है, जो सर बार बार इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, CAA QMS नियंत्रण स्टेशन के रूप में कार्य करेगा, अर्थात यह एक आदर्श स्थिति में वायु गुणवत्ता की निगरानी करेगा और इसकी रीडिंग की गणना गुणवत्ता के मानदंड के रूप में की जाएगी, और यह विभिन्न प्रदूषक विश्लेषक और इसकी आशंकन इकाइयों की निगरानी करता है। और यह डिवाइस एक बैकअप सुविधा के साथ UPS यानी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई से लैस है, और मॉनिटरिंग स्टेशन में कैलिब्रेशन सिस्टम, एनालाइजर, मौसम संबंधी इंस्ट्रूमेंट्स, सेंसर, सैपलिंग लाइन, डिस्प्ले सिस्टम शामिल है, जो कि नियंत्रण स्टेशन के लागत लगभग 90 लाख रुपए है, और स्टेशन का रखरखाव लागत प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख रुपए है और खर्चा होती है। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर देख लीजिए न्यू दिल्ली में है, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर गुरदीप सिंह है। CPCB के बारे में जान लीजिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEFC के तहत कार्य करता है, और CPCB के उद्देश्य धाराओं, कुआं की स्वच्छता को विनियमित करना और देश में हवा की गुणवत्ता में सुधार करना इसका मेन एम है ना। अध्यक्षता इसको जो है श्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस की, लेकिन एक चीज़ और हमें समझना है कि जो हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो CMD के जो चेयरमैन हैं, यानी हम बोल सकते हैं, सॉरी फॉर दैट, एनटीपीसी के जो CMD है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, वो गुरदीप सिंह है। ये ध्यान रखिएगा, अभी हाल की मैं बात बता रहा हूँ। अगला जो हमारा बिहार लोकसभा MP वैद्यनाथ प्रसाद महतो, नो लॉन्गर विथ अस बाय द साइड ऑफ 72, याद रखिएगा। अभी इस न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो JDU सांसद वैद्यनाथ प्रसाद महतो का दिल्ली में निधन हुआ है। नीतीश कुमार ने भी उस समय शोक जताया था। 28 फरवरी 2020 की बात है, दिन था शुक्रवार। तो अभी चलिए, बिहार के वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से सांसद वैद्यनाथ प्रसाद महतो का शुक्रवार 28 फरवरी को निधन हो गया था। और वैद्यनाथ प्रसाद महतो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे हालांकि, और दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था। और ये वाल्मीकि नगर सीट पर JDU उम्मीदवार वैद्यनाथ प्रसाद महतो ने 3,54,616 वोटों से जीत दर्ज की थी, और महतो की कुल 6,02,660 वोट हासिल हुए थे। हालांकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार शाश्वत केदार को 2,48,044 मत प्राप्त हुए थे। तो एक चीज़ ध्यान देना है कि वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इलाका नेपाल के सीमा से सटा हुआ है और बिहार के सुदूर उत्तर में पड़ता है। और 2002 के परिसीमन के बाद साल 2008 में पहली बार ये लोकसभा सीट अस्तित्व में आई।
हालांकि इससे पहले सिर्फ बगहा के नाम से जानी जाती थी। और बिहार से सांसद, ये ध्यान रखिएगा, मैंने अभी बोला। अच्छा, एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है कि इनका जन्म हुआ था 2 जून 1947 वेस्ट चंपारण बिहार में हुआ था। 2 टाइम एमपी बने थे ये, और जो कि जेडीयू के एमपी थे बिहार वाल्मीकि नगर कॉन्स्टिट्यूंसी से, है ना। और हालांकि इनके बारे में जो है एक चीज़ और बोला जाता है, सॉरी फॉर दैट मैंने एमएलए बोला, एमपी के यहाँ पे बात की जा रही है, एमपी बने थे। अच्छा, एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको ध्यान देना है कि ये जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 15 और 17 लोकसभा जो सीट से खड़े हुए थे। अच्छा, इन्होंने 2009 और 2019 जनरल इलेक्शन में जीत भी हासिल की थी, और 3 बार एमएलए भी बने थे। चूंकि मैंने अभी एमएलए का नाम भी लिया, तो 3 बार एमएलए भी बने थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है कि एमपी और एमएलए दोनों रह चुके हैं। तो महतो वाज इलेक्टेड 3 टाइम्स टू द बिहार लेजिस्लेटिव एसेंसी फ्रॉम नॉर्टन एंड ऑल्सो सर्व्ड एज अ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम कर चुके थे। 2005-2008 तक ये थे, इसमें सर्विंग कर रहे थे। चलिए, अगला जो है इसमें आप ध्यान दीजिएगा, मार्च का है। तो चलिए हम लोग आगे मार्च वाली जो करंट अफेयर हमारे बिहार के उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप न्यूज़ देख रहे हो, द प्रेसिडेंट यू मिंट पेड, जिनका पूरा नाम सुनिए, यू विन मिंट है, जो कि उन्होंने जो पेड 2 डेज स्टॉप ओवर टू बोधगया बिहार, है ना। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली जो बात ये है कि अभी जो न्यूज़ आई है, जो न्यूज़ थी, ये न्यूज़ भी थी मार्च महीने की थी, आप ध्यान दीजिएगा। हालांकि इसको 29 फरवरी की थी, लेकिन हम लोग इसको मार्च में डालेंगे, क्योंकि इस 29 फरवरी यानी जो दौरा था थोड़े दिनों तक चला था ये। अच्छा, म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिंट और उनकी पत्नी दाओ चो चो जो है बोधगया दौरे के दूसरे दिन भी जो है, यानी दूसरे दिन समझिए अगले दिन भी थे, तो शनिवार के सुबह पूरे शिष्टमंडल के साथ महाबोधि मंदिर पहुंची थी, और गर्भगृह में करीब आधे घंटे तक विशेष पूजा अर्चना की थी। और BTMC वह जिसको बोल सकते हैं बर्मीज बिहार के बौद्ध भिक्षुओं ने भी सभी को विशेष पूजा कराई थी। तो जिला प्रशासन के अधिकारियों ने राष्ट्रपति और उनके पूरे शिष्टमंडल को जो है कड़ी सुरक्षा में प्रवास स्थल होटल से मंदिर तक लेकर पहुंचाया था, है ना। आप ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद राष्ट्रपति, अब यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है कि गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड किए थे। अच्छा, और किसके द्वारा रिसीव किए गए थे? अशोक चौधरी, जो कि बिहार बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर थे, है ना। और ये मैंने बता दिया कि अपनी वाइफ के साथ आए हुए थे, और 28 मेंबर डेलीगेशन के साथ आए थे म्यांमार से ही, है ना। अच्छा, ये फर्स्ट कपल थे जो कि महाबोधि टेम्पल में आए थे म्यांमार के, जो कि यहाँ पे पूजा अर्चना इन्होंने किया था, और इन्होंने 36 इंच हाई ब्रॉन्ज इमेज जो है बुद्धा का इन्होंने डोनेट किया था, है ना। ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ये। हालांकि एक चीज़ और आपको ध्यान देना है यहाँ पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं बोला जाता है कि इन्होंने 7 सेक्रेट प्लेसेस जो बुद्धा का था वहाँ भी ये गए थे पूजा अर्चना के लिए। और ये पहली लेडी है प्रेसिडेंट जो कि, और डेलीगेशन जो अपने पूरे डेलीगेशन के साथ एक यूनेस्को हेरिटेज साइट पे पहुंचे, जो कि महाबोधि टेम्पल है। ठीक है, आपके मालूम चल गया होगा। और इन्होंने डोनेशन सेरेमनी भी अटेंड किया था। 36 हाई ब्रोंज इमेज ऑफ बुद्धा का, जो महाबोधि ट्री में जो है इंसिडेंट है, स्थापित है। अच्छा, ये अब एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि इन्होंने BTMC यानी बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी को जो है द डोनेशन वाज BTMC सायवद व्यू करियांडा, इन्होंने डोनेशन के रूप में भी कुछ दिया था। हालांकि वहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट लेडी प्रेजेंटेड द 8 रिक्वेस्ट्स फॉर मॉन्क्स, है ना। जिसको मॉन्क्स वहाँ के जो साधु संत थे उनको उन्होंने क्या किया था, 8 रिक्वेस्ट प्रोवाइड किया था। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो यह एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है कि मैंने अभी बोला कि उन्होंने डोनेट किया था, है ना। तो क्या उन्होंने डोनेट किया था 36 इंच का ये ब्रॉन्ज इमेज। तो देखिए, उन्होंने बुद्ध की 36, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, उन्होंने बुद्ध की 36 इंच ऊंची कांस्य प्रतिमा दान की थी, जिसे महाबोधि मंदिर में स्थापित किया जाना था, है ना। तो बुद्ध के 7 पवित्र स्थानों पर श्रद्धांजलि भी इन्होंने अर्पित की थी। और राष्ट्रपति और प्रथम महिला जो प्रतिनिधि मंडल महाबोधि मंदिर के जो है हम बोल सकते हैं, और जिसको यूनेस्को का भी दर्जा प्राप्त है, तो वहाँ पे इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित भी करने गए थे वहाँ पे, है ना। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला फिर हम लोग पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो उसके बाद वे बुद्ध की 36 इंच ऊंची, यहाँ से देखिए 36 इंच ऊंची जो है कांस्य प्रतिमा के दान समारोह में शामिल भी हुए, जिसे महाबोधि वृक्ष और उसके स्वर्ण स्थली में बसाया जाना है। हालांकि ये जो दान है जो है किसको देना था, तो दान जो है दिया गया था BTMC बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति को, जो सय यादव यू करनादा उनका नाम था, कारनेदा, सॉरी फॉर दैट, कारेनेदा उनका नाम था, तो उनको ये दिया गया था। अच्छा, अगला चीज़ समझ,
कि राष्ट्रपति और प्रथम महिला ने बौद्ध गया में 13 म्यांमार मठों से 100 यादव और भिक्षुओं के लिए भिक्षुओं के जो है 8 आवश्यकताएं प्रस्तुत की। और दान समारोह के बाद राष्ट्रपति और प्रथम महिला ने, जो मैंने उनका नाम लिया, जो वहाँ की राष्ट्रपति जो आई हुई थी, राष्ट्रपति की जो पत्नी थी, तो यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि उन्होंने महाबोधि वृक्ष में पतली सोने की प्लेटें भी दान की थी। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अच्छा, आगे जो आफ्टर डोनेशन सेरेमनी के बाद जो प्रेसिडेंट थे और जो फर्स्ट लेडी जो थी, मैंने बताया कि महाबोधि ट्री को उन्होंने कुछ 3 गोल्ड प्लेट्स भी जो है गोल्ड प्लेट्स भी उन्होंने दान की थी। अच्छा, इन्होंने 7 सैक्रेड प्लेसेस ऑफ बुद्धा का भी उसका क्या किया था, इन्होंने होमेज प्रोवाइड किया था, है ना, ये ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि उन्होंने बुद्ध के 7 पवित्र स्थानों पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की थी और मछली के मुसलिंडा झील में भी भोजन खिलाया। जो मुसलिंडा झील है वहाँ पे मछलियों को उन्होंने खाने खिलाया। और राष्ट्रपति और प्रथम महिला ने किंग माइंडन स्टोन शिलालेख में एक अध्ययन का दौरा किया और उनको श्रद्धांजलि दी, है ना। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब अगली जो हमारी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मर बिहार इन एडिशन टू त्रिपुरा गवर्नर देवानंद कुंवर नो लॉन्गर विथ अस एट एज ऑफ 86। रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ, बिहार समेत 3 राज्यों के पूर्व राज्यपाल एवं कांग्रेस नेता देवानंद कुंवर का निधन हो गया। ये न्यूज़ आया था, ठीक है, 29 जून, सॉरी फॉर दैट, मैं 29 जून बोल रहा हूँ, 26 अप्रैल 2020 को, जो कि संडे का दिन था, है ना, रविवार का। तो बिहार और त्रिपुरा पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल, है ना। यानी हम बोल सकते हैं कि हालांकि कुछ कुछ जगहों पे आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 77 लिखा है, कहीं पे 88 लिखा है, 86 साल। हालांकि एग्जाम में डेट थोड़ी ना आपको पूछा जाएगा कितने डेट में उनकी डेथ हुई थी, है ना। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर शोक भी जताया है। और था कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल जो फागू चौहान हैं अभी हाल में, उन्होंने भी पूर्व राज्यपाल के निधन पर गहरा शोक जताया था। उन्होंने कहा था कि देवानंद कुशल राजनेता, विधिवेता, शिक्षाविद और प्रशासक थे। उनके निधन से सामाजिक और राजनीतिक जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। तो कुंवर 29 जून 2009 से 21 मार्च 2013 तक बिहार के राज्यपाल रहे थे। और फिर उसके बाद 25 मार्च 2013 से 29 जून 2014 तक जो है बिहार के राज्यपाल रहे थे। सारे डिटेल मैंने यहाँ पे दे दी है ना। अच्छा, एक चीज़ और, उन्होंने दिसंबर 2009 से जनवरी 2010, है ना, तक बंगाल में जो है राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार उन्होंने संभाला था। तो कुंवर के परिवार में पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि कुंवर 1955 में छात्र नेता के तौर पर कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने असम सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी निभाई। और कुंवर के निधन पर, जो यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, है ना, कुंवर के निधन पर जो है असम के राज्यपाल जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और अन्य नेताओं ने भी शोक व्यक्त किया था। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया जनवरी से लेकर अप्रैल तक का करंट अफेयर। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। इसका हिंदी PDF जल्द ही आपको CIA की वेबसाइट और ऐप और टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि उम्मीद आपको अच्छी लगी हुई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।